हम आज तक विभाजन सोच नहीं पाए और हमें पता नहीं रहता कि हमारी डॉक्टरी कहाँ से शुरू है और लेखक कहाँ से शुरू होता है। ये विभाजन संभव भी नहीं। लिखना तो मैंने कहूँ तो मैं डॉक्टरी में जाने से पहले से लिख रहा हूँ। और ये विभाजन प्रैक्टिकल इसलिए भी नहीं है कि हम लोग कहते हैं हिंदी में लिखना मतलब नंगों के शहर में लॉन्ड्री की दुकान खोलना है। ये आप लिख लीजिए, खुशी से लिख लीजिए, आपको कोई गिराज नहीं है। लोग आपके ही कपड़े उतार के ले जाएं तो ले जाएं। आपको अगर जीना है, एक साधारण मध्यम वर्गीय जीवन भी जीना है अगर, तो आप हिंदी में लिखकर असंभव सा है करीब करीब आज के ज़माने में तो खास। और इसीलिए डॉक्टरी आपको कई तरह से हेल्प करती है। इसलिए विभाजित नहीं करता, मैं दोनों को मिक्स कर देता हूँ, दोनों मिलते ही हैं। ऐसा संभव नहीं है कि मैं डॉक्टरी मेरी अलग चल रही है और डॉक्टरी यहाँ बंद करता हूँ, इस दुकान को क्लोज करता हूँ, इस दुकान के शटर उठा देता हूँ, आपके विषय में बैठ जाता हूँ। आपके से विषय मिल जाते होंगे। डॉक्टरी से आप जीवन को समझ रहे हैं। डॉक्टरी एक जीवन समझने की बहुत बड़ी खिड़की है, जो मैं समझता हूँ आप अपने हिसाब से, जैसे आप एक प्रेस चलाते हैं, पत्रकार हैं, और लोग कोई इंजीनियर होगा वो भी लिखता होगा। आजकल तो इस तरह के लोग हैं जो लिख रहे हैं। पर मैं कहता हूँ तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि डॉक्टर हूँ। डॉक्टर होकर आप जीवन को जितने रूपों में, जितने रंगों में, इनकी भावनाओं को भी और चुनौतियों को भी आप जितने पास से देखते हैं उतना कहीं देखते हैं। जितने चरित्र आपको डॉक्टरी में मिलते हैं देखने के लिए, और हर वर्ग के, हर जेंडर के और हर उम्र के। आप एक बच्चे की साइकोलॉजी को भी आप अलग ढंग से देख रहे हैं, एक माँ की साइकोलॉजी को, एक पिता की, एक नाना जी की, इनको ये उस जीवन को किस दृष्टि से देख रहे हैं, ये आपको लेखन की दृष्टि को समृद्ध करता है। तो मेरे लिए तो मैं दोनों में कोई विभाजन नहीं, मेरे लिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और मैं फिर इसीलिए कह रहा हूँ, जहाँ से मैंने शुरू किया, कि मैं नहीं जानता कि मेरी डॉक्टरी कहाँ खत्म होती है और लेखन कहाँ शुरू होती है। जी। पुरस्कारों का आप मजाक नहीं उड़ाते। पुरस्कारों के खेल जो चलते हैं जी, अब आप ये भी कह सकते हैं फिर आपका भी कोई खेल होगा तभी आपको मिल गया। तो ये आपकी बात है, आप समझें। पर कुछ पुरस्कार, मुझे लगता है कि कुछ पुरस्कार की विश्वसनीयता कायम करने के लिए भी दिए जाते होंगे, तो उसमें शायद हमको मिल जाता हो। पर पुरस्कार के पीछे इतना खेल चलता है, और उसके पीछे जब आप उसके पीछे की राजनीति देखते हैं, उसके पीछे के तिकड़मे देखते हैं और लोगों को उसके पीछे दौड़ते देखते हैं, तो हमारे सारे, अगर हमने कहीं पुरस्कारों पर व्यंग लिखा है या पुरस्कारों को लेकर कुछ लिखा है, तो केवल उसी जो पुरस्कार के लिए एक लालसा है। और आप लिखने से जोर नहीं, आपका लिखने पर जोर नहीं है। पुरस्कार लोग तो ऐसा भी है कि अभी ये पुरस्कार आने वाला है, उससे पहले किताब आ जाएगी तो मेरा उस पुरस्कार के लिए बाकी सेटिंग मेरी है। तो पुरस्कार को जब आप सेटिंग का नाम दे देते और आप जानते हैं कि सेटिंग से ही पुरस्कार मिलना है, इसलिए लेखन की गुणवत्ता का कोई मूल्य नहीं है। अगर आपका ये सोच हो जाता है तो आपकी लेखन की गुणवत्ता से तो आपने पहले ही समझौता कर दिया, और आप उसे लेखन की गुणवत्ता को दो कौड़ी का खुद ही मानने लगे हो कि कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मेन चीज़ है वो बायोडाटा तैयार होना, जिसमें मेरे यहाँ से यहाँ तक पुरस्कारों की लिस्ट हो। अगर वो है तो मेरा विरोध उधर है। और मेरे, अगर आप कह रहे हैं मजाक उड़ाते हैं या जो मैंने व्यंग लिखे हैं, अगर इस विषय पर कुछ, बहुत तो नहीं लिखे, पर जो लिखे हैं वो उस कारण लिखे। मैंने कभी नहीं कहा कि आप मुझे पुरस्कार नहीं दिया, आप लोगों ने मुझे कभी कोई पुरस्कार नहीं दिया। मैं यहाँ से बैठ के बोल सकता हूँ, पर मुझे कोई पुरस्कार नहीं दिया। पर मैं उसके विरोध नहीं कि आप ये सोच के मुझे ना दें, क्या ये तो मजाक उड़ाते हैं। तो प्लीज दे दो, देने लायक है भी नहीं। क्योंकि कुछ बड़े लेखक सक्रिय एक्टिविस्ट भी रहे। मैं आजकल जैनेन्द्र कुमार जी की जीवनी पढ़ रहा हूँ। एक आस्तिक संत या नास्तिक संत तो दूसरे की उनकी जीवनी है, आस्तिक संत शायद इन्होंने लिखी है। ज्योतिष जोशी की जीवनी है, रजा फाउंडेशन ने छापी। मैं 200 पेज तक पहुँचा हूँ। और वो कितने हद तक वो एक्टिविस्ट भी रहे गांधी जी के साथ, और वो उसके साथ उनके लेखन के क्या द्वंद्व चलते रहे, लेखन कहाँ होता रहा, कहाँ आपका मोहभंग होता रहा उस एक्टिविस्ट वाली पॉलिटिक्स से, जो अंततः एक्टिविस्ट भी एक पॉलिटिक्स है। होते होते वो आप अगर उसको साध सकते हैं,
उसकी अच्छाइयों बुराइयों के साथ उसको कर सकते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा काम है। मैं उसको कतई नहीं कहता क्या, पर मेरे मन के हिसाब से होना चाहिए। मैं नहीं कर पाता इस काम को, पर मैं उनका बहुत आदर करता हूँ जो लिखते भी बहुत अच्छा हैं और जो एक एक्टिविस्ट भी हैं और बड़े मुद्दों पर बाकायदा जनता के साथ उतर सकते हैं, एक आंदोलन के अगुवा के रूप में या उसके साथी के रूप में। वो हमारी कमजोरी कह लें, या आप लिखते तो बड़ी बड़ी बातें हैं पर आपसे के बस की नहीं है कि आप चौराहे पर एक झंडा लेके और एक जुलूस का साथ चल सकें, वो पता नहीं। मैं बिल्कुल अपनी कमी ही बोलूँ कि मेरे से वो बनता नहीं। मुझे लगता है कि मैं लिखकर ज़्यादा एक्टिविज्म कर सकता हूँ, लेखन के तौर पे अपनी बात को ज़्यादा बेहतर ढंग से कह पा रहा हूँ बजाय भीड़ का हिस्सा बन के और वो आंदोलन में रहने के। पर मैं उसको कतई अंडररेट नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, उसकी भी बहुत वैल्यू है, बहुत महत्व है कि आप चीज़ों का उस तरह विरोध करें। मेरे से बनता नहीं, मैं ये कह सकता हूँ, उसे लिखना ही बनता है। तो मैं अगर बनूंगा नेता मतलब नेता नहीं कहूँगा, एक्टिविस्ट बनने की कोशिश करूँ तो उसमें सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करूँ। मैं बीच का समझौता नहीं करूँ। वो कमी आप हॉस्पिटल में मेरे को सर्वश्रेष्ठ चाहिए, वो कमी आप अस्पताल में पूरी कर लें। मैं डॉक्टरी में भी सर्वश्रेष्ठ हूँ। मैं डॉक्टरी में इस भोपाल शहर में तो कह सकता हूँ कि मैं सबसे अच्छे डॉक्टरों में से, क्योंकि मैं उस बीच में मेरे से वो कभी जीवन में समझौता। मैं अगर पिता हूँ तो बहुत अच्छा पिता, और अगर मैं पति हूँ तो बहुत अच्छा पति, अगर मैं प्रेमी हूँ तो बहुत ही अच्छा प्रेमी, है ना, ऐसा है। तो मैं बीच का रास्ता कभी नहीं चुना जीवन में। मित्र भी अच्छे तो मेरे से बनता नहीं। मित्र हूँ तो बहुत अच्छा हूँ, मित्र हूँ तो अच्छा ही हूँ, तो मेरे से बनता नहीं। तो इसलिए मैं एक्टिविस्ट बनूंगा तो मेरा टाइम इतना एक्टिविस्ट में चला जाए कि शायद मैं लेखक के तौर पे कहीं सफर कर जाऊँ, इसीलिए शायद मैं नहीं कर पाता। ये बहाना भी हो सकता है मेरे तौर पे कि मैं एक्टिविज्म में नहीं घुसता, क्योंकि इसे समझौतावादी चरित्र कहते हैं आपका, कि आप डरते हैं शायद किसी चीज़ में स्टैंड लेके खड़े होने में। वो देखिए हम तो कितने क्रांतिकारी हैं। वैसे क्रांतिकारी से नहीं होता, आप एक चीज़ के, गलत चीज़ के विरुद्ध किन किन मंचों का इस्तेमाल कर सकते हैं और कितनी सक्षमता से कर सकते हैं। व्यंग भी है आपके तो एक लिखना भी मुझे लगता है कि निश्चित अगर ईमानदारी से आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, उसकी मार कहाँ तक है मैं नहीं जानता, और वैसे भी आप तुरंत रिजल्ट तो मिलते नहीं लिखने के। लिखने से आप एक दीक्षित कर रहे हैं लोग, पाठकों के मन को, चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने की, तो वो मैं करता हूँ और मुझे लगता है वो भी एक तरह का एक्टिविज्म ही है। कि हिंदी का पहला और लगता है भारतीय भाषाओं का पहला एक पूरा फैंटेसी में की हुई उपन्यास है, जहाँ पूरा पहले शब्द से आखिर तक केवल फैंटेसी, और उसमें अपनी बात की। फैंटेसी का मतलब आप प्रति संसार रचते हैं कल्पना का, जो बिल्कुल ही काल्पनिक होता है, और वो आपका जो वास्तविक संसार है उसका एग्जैक्ट मिरर इमेज बनती है, करीब करीब ऐसा। बहुत कठिन उपन्यास था, और आप बाजारवाद के खिलाफ लिख रहे थे, और आपने बाजारवाद के खिलाफ लिखने के लिए कुछ पागल चरित्र क्रिएट किए कि 6 लोग पागल हैं, क्योंकि आज की दुनिया में अगर आप बाजार के साथ नहीं हैं तो आप पागल हैं। बेसिकली आप वो 6 लोग हैं जो वास्तव में इस समाज में समझदार हैं, और उन्हें पागल करार किया जा रहा है क्योंकि वो बाजार के विरुद्ध हैं। तो वो बाजार से विद्रोह करते हैं तो पागल कहलाते हैं। उनको बाकायदा घर वाले, उसमें बड़े अच्छे चरित्र से अलग में, उतना समय नहीं हमारे पास उसको एनालाइज करने का, और उसके घर वाले हर एक को पकड़ के एक कॉमन सेक्रेटिस्ट बनाया था, जहाँ सेक्रेटिस्ट क्लिनिक में लाया जाता है उनको कि सर ये बाबूजी पागल हो गए, इनको लगता है कि इनका सरकार जब्त कर लेगी जो बैंक में जमा है। तो है ना, वही था, बैंक में है तो जमा है तो जब्त हो गया, आपका डिमोनेटाइजेशन हो गया तो जब्त हो गया आपका पैसा जो आपके पास था। तो सरकार कुछ भी कर सकती है, पर वो पागल कह रहा है, पागल कहने। इन चरित्रों के अंदर आप मानते हैं कि आप जब लिखते हैं तो जब तक आप चरित्र से एकाकार नहीं होते, आप वही चरित्र नहीं बन जाते, तब तक आपके लेखन में वो चीज़ आती नहीं, वहाँ पहुँचते नहीं आप। तो आप जब 6 पागलों के हर चरित्र में पूरा घुस के और उस चरित्र को क्रिएट कर रहे हैं, तो अंततः आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो मेरी पत्नी ने एक बार 6-8 महीने जब लिख चुका था तो मुझसे कहा था कि तुम क्या लिख रहे हो इन दिनों, तुम बहुत गड़बड़ हो गया है। मैं सो नहीं पा रहा था, मैं थोड़ा इरिटेशन बढ़ गया था, गुस्सा हो जाता था, और तब मैंने नहीं समझ पाया था
पर मेरी पत्नी ने कुछ कहा कि तुम कुछ ऐसा लिख रहे हो क्या जो तुम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो। तो मैंने समझा कि हाँ यार ये, फिर मैंने उसको ब्रेक करके कुछ हास्य आर्टिकल बिल्कुल प्योर हास्य के लिखे और उससे बाहर आए। तो है वो, आप जब अन्ना कैरिना का कहते हैं टॉलस्टॉय का कि जब अन्ना कैरिना लिख रहे थे तो वो जाते हुए रास्ते में कई बार सीढ़ी से उतर रहे हैं, वो सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं लाइब्रेरी की, तो अपने दोस्त को बोलते जरा यार किनारे हट जा, सामने से आते अन्ना कैरिना आ रही है, सामने से आते व्यक्ति के लिए रास्ता। तो उन्हें अन्ना कैरिना के लिए जगह देते हैं जो एक काल्पनिक पात्र है और जो उन्हें दिखता है उतर रहा है, क्योंकि वो उतना अंदर उतर चुके हैं उस चरित्र में। तो आप जब तक उस चरित्र में उतना नहीं उतरते अपने हर चरित्र में, जिसे हम परकाया प्रवेश की कला कहते हैं, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी परकाया प्रवेश की कला कहते हैं, परकाया प्रवेश की कला जब तक आप में नहीं आती तब तक आप वहां पहुंच ही नहीं सकते लेखन में जहां पहुंचना चाहिए। तो हर एक की अपनी राय है, आप दोनों की सुनिए और आप अपना समझिए। तो हमें ना तो मॉडर्न क्लासिक कहने से बहुत खुशी हो गई और हमने अपने कॉलर ऊंचे कर दिए और तन गए, वैसा नहीं हुआ। और जिन्होंने कहा खराब है, आपको कोई रचना को अच्छा कहता है या खराब कहता है, उसका एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल ये समझिए कि यदि कोई बहुत समझदार आदमी कह रहा है खराब, तो समझने की कोशिश करिए वो किन पॉइंट्स पे खराब कह रहा है। तो अगर वो मेरा दुश्मन नहीं है, अगर वो मुझे कैसे में टांग नहीं खींचना चाहता, तो क्यों नहीं, तो आप अच्छी से अच्छी अपनी रचना को खराब सुनने के लिए तैयार रहिए एक बहुत समझदार आदमी से। और एक मूर्ख आदमी अगर उसे अच्छा कहता है तो लानत है तुम्हें कि साला उसको मजा आ गया है, तो फिर क्या मतलब निकला। तो आपको कोई अच्छी आलोचना की हमेशा कदर होती है। क्या मैं मानता हूँ कि अच्छा आलोचक, ये शब्द विजय बहादुर सिंह साहब के हैं जो उन्होंने एक पत्र में लिखे थे कि एक अच्छा आलोचक लेखक का कुत्ता नहीं होता जो उसके पीछे चलता है, एक अच्छा आलोचक मशाल लेके लेखक के सामने चलने वाला आदमी होता है, उसे राह दिखाता है कि वास्तव में तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा सकते हो। तो मैं मानता हूँ कि अच्छी आलोचना आपको राह दिखाता है आगे के काम के लिए, तो उसे छोड़ दीजिए, वो बयान है कि कौन किसको क्लासिक कहता है। हिंदी में ये फतवे देना बड़ा कठिन हो जाता है, फतवे और कहाँ तक फतवे हैं और कहाँ तक सच्चाई है, इसके फिर आदमी उसके पीछे के नेतार्थ खोजने लगता है। आप किस गुट से हैं, आप प्रगतिशील हैं तो आप जनवादी गुट के हैं, कि आप कौन से कितने हैं, तो बहुत सारे हैं। आप क्या इसका आपकी रचना इसलिए अच्छी कही जा रही है कि आप उस गुट के हैं, या कलावादी हैं आप इसलिए कही जा रही है, हम नहीं जानते। आप रचना को रचना के तौर पर अगर देखते हैं और पसंद करते हैं और एक सही आलोचना करते हैं तो उसकी कदर, बाकी सब चीज़ें समय के साथ मिट्टी हो जाता है। आप किसी चीज़ को कितना भी करिए, भोपाल के एक बहुत बड़े कवि थे, बहुत बड़े पुलिस के अधिकारी थे, आपको भी पता होगा, वो समय तो वो मुक्तिबोध थे, मुक्तिबोध से बड़े हो गए। मुक्तिबोध के बाद वो अचानक से कहाँ गए पता नहीं, जिस दिन रिटायर हो गए तो खत्म हो गए। तो अगर हमारे हिंदी में आलोचना का ये स्तर है कि हम आपकी पोस्ट के हिसाब से, पे स्केल के हिसाब से आपको तय करेंगे आप कितने बड़े कवि हैं, तो भगवान मालिक इस हिंदी का और इसकी आलोचना का, फिर तो हम कहें क्या या आप हमारे दोस्त हैं कि नहीं, या हम आपके सख्त विरोधी हैं कि नहीं। अगर हम आपकी रचना इसी आधार पर तय करेंगे, इवेल्यूएट करना, तो फिर हो गया, वो हो ही रहा है, हो क्या गया, हो ही रहा है, कैसे हो रहा है। एक वैचारिक प्रतिबद्धता वो है जब मैं एक फॉर्म भरूंगा और जब मैं एक उसका एनुअल मेंबरशिप दूंगा, तो तभी आप मुझे वैचारिक प्रतिबद्ध मानेंगे वैचारिक तौर पे। अगर वो है तो मैं उस तरह की प्रतिबद्धता नहीं कर पाया। मैं उनका जो इस तरह से वैचारिक प्रतिबद्ध हैं, मैं उनको भी नहीं, मैं उनको रचना के तौर पर ही, जैसी वो रचना उनकी होगी मैं उसके तौर पे देखूंगा। उनकी वो हमेशा, बहुत से लोग हैं जो किसी संगठन से जुड़े हुए खराब लिख रहे हैं, और बहुत से लोग हैं जो स्वयं प्रकाश एक संगठन से जुड़े थे, इतनी अद्भुत कहानियां हैं उनकी, इतनी अद्भुत कहानियां हैं कि मैं उन्हें कहानीकार के तौर पर इवेल्यूएट करता हूँ, बात करता हूँ। और आपको किसी वैचारिक चीज से जुड़ना आपको वैचारिक रूप से समृद्ध तो करता है, वो आपकी रचना में कहीं आना, एक रचनाकार के लिए कितनी मदद आएगा, वो नहीं, आपको वैचारिक रूप से समृद्ध होना यूं भी। और आप एक ही विचार को पकड़ के बैठेंगे तो आप कितना आगे जाएंगे मैं कहना मेरे लिए कठिन है, ये मैं कह पाना कठिन है मेरे को। तो मुझे सारे विचार से फिर एक आप जीवन के बारे में जो समझते हैं, चाहे वो मार्क्स हो चाहे गांधी हो,
जितना हमको पढ़ते मिला है, पढ़ा हमने तो ओशो तक को पढ़ा है, जिसके बारे में जो कंफ्यूज आप जीनियस बोलते हैं, तो उनको पढ़ के भी उनको समझने की कोशिश की। तो आप जीवन में आप एक विचार पर कितना रुक सकते हो जो विचार अच्छा है, वो तो सदा के लिए है ना। अगर मार्क्स के कुछ विचार हैं, अगर कैपिटलिज्म के खिलाफ कोई बात है, तो मेरा तो पागल खाना आज किसी सही बोलता हूँ, अगर किसी मार्क्सिस्ट ने वो लिखा होता तो लोग सिर पे लेके घूमते कि यार क्या लिखा है, क्या बात है। क्योंकि मैंने लिखा है तो उसको उस तरह से नहीं लिखा है, वो तो पूरा कैपिटलिज्म के विरोध में ही है ना। वो तो पूरे जो खेल बाजार करता है, जो खेल बाजार करता है उसी के विरुद्ध तो है वो पूरा उपन्यास। और उसको बल्कि न केवल करता, उन खेलों के अंदर क्या खेल चल रहे हैं, उन खेलों की मानसिकता क्या, उनकी क्या षड्यंत्र है, कैसे बुनते हैं बारीक खेल जो जनता को समझ नहीं आते, ये पूरा उपन्यास उसको लेके। तो हमने तो हम घोषित लेफ्टिस्ट नहीं, पर हम यहाँ कह सकते हैं कि हम हमसे बड़ा लेफ्टिस्ट अपने रचनाओं में है। हर जगह लेखक के तौर पे संगठन, देखिए आपको लेखक संघ एक जगह तो एक मंच दे सकता है,